नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से आपसे एक बात ये बतानी है कि अगर देखिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, इसलिए क्योंकि देखिए अगर आप 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि सब चैप्टर तो नहीं कवर हो पाएगा क्योंकि टाइम कम बचा है, लेकिन जितने चैप्टर मैं कवर करा पाऊँगा, ठीक है, कोशिश रहेगी 5 चैप्टर तो कंफर्म होगा ही। मैंने एक चैप्टर इसके पहले द्विघात समीकरण पूरा कवर करा दिया है, उसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आना बाकी है। तो जैसे ही ये चैप्टर पूरा होगा उसके बाद मैंने वही चीज़ बताया कि जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी में है, अब ये दिसंबर है, जनवरी है पूरा महीना, ठीक है। तो दिसंबर में जितना कवर हो जाता है उसका जनवरी में जितना कवर हो जाता है, जनवरी में ही आपको ही तैयारी बेहतर तरीके से मॉडल पेपर सॉल्व करना, ये सब सारी चीज़ें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बताया जाएगा। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि जैसे ही आपका सत्र चेंज होगा वहीं से ही आपको शुरू से ही कक्षा 10 के फिर से हर एक चैप्टर के वीडियो मिलना शुरू होंगे, और कंटिन्यू जैसे पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाई होगी। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें तो समांतर श्रेणी है, इसके बारे में पहले समझते हैं। देखिए समांतर श्रेणी जिसके नाम से ही स्पष्ट है, समांतर श्रेणियाँ, ठीक है। कोई भी श्रेणी कब समांतर में होगी इसको समझिए। पहले इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 4 7 10 ऐसे उदाहरण ले लिया, ठीक है। तो देखो इसमें जितने भी ये संख्या लिखी हुई है, ये एक श्रेणी दी गई है, और जितने भी संख्या लिखी हुई इन सभी को कहते हैं पद, ठीक है। क्या कहते हैं? ये सभी क्या है? पद हैं। तो ये यहाँ पर ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये सब सारे पद हैं। अब कोई भी श्रेणी अगर इस तरीके से दी हुई है और आपसे ये पूछा जाए कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो क्या करना होगा? देखिए इसका जो प्रथम पद को ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। ए तो कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, ठीक। और इसका सारवंतर ज्ञात करना होता है। सारवंतर हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सारवंतर ज्ञात करने के लिए किसी दूसरे वाले पद में से, मतलब बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। देखो 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3, ठीक। ऐसे फिर ये मान लो मैंने एक जगह सारवंतर ज्ञात किया, और भी जगह सारवंतर ज्ञात करते हैं। सारवंतर D2 ज्ञात करने के लिए इस वाले पद में से इसको घटाते हैं, 7 - 4 तो 3। यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जो सारवंतर है यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर मिल रहा है वो कितने मिल रहा है? 3 का मिल रहा है। तो जब सभी सारवंतर समान होंगे, अंतर समान होगा, तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। एक चीज़ और समझे, देखें जैसे इसको व्यापक रूप जब लिखा जाता है, AP का व्यापक रूप ये होता है, क्या होता है? देखें A + D, A + 2D कामा है A + 3D और A + 4D, ठीक है। ऐसे डॉट ये श्रेणी बनती है। एक चीज़ देखो, अगर आप AP खुद बना सकते हो, अगर आपके पास क्या है,
प्रथम पद दिया रहा है और अंतर दिया रहा है। जैसे मान लो एक एपी हमको बनाना है, ए बराबर मान लो मैंने दे दिया 2 और डी बराबर दे दिया 3, तो हम खुद ही इसको बना सकते हैं। तो तब एपी क्या होगा, देखो तब एपी, देखो यहाँ पर 2 और इसी में 2 + 3 डी की जगह पे कामा 2 + 2 × 3, 2 + 3 × 3, 2 + 4 × 3। इस तरीके से अभी देखिए ये एपी बन जाएगा। देखो ये 2 हुआ, 3 2 5, 3 2 6, 6 2 8 और 3 3 9, 9 2 11, 4 3 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एक एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है कोई श्रेणी, उसको चेक करने के लिए सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से जस्ट पहले वाला पद घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर डी बराबर क्या, D1 लिख लेते हैं, 5 - 2 = 3, 3 आया कि नहीं आया। D2 निकाल लेते हैं, तो देखो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, सारवंतर D2 ज्ञात करने के लिए 8, अब की इसमें से घटा लेते हैं, इसमें से इसको, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो मतलब क्या आ रहा है, सारवंतर सेम आ रहा है, तो ये एक एपी में है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें पहला पद दिया रहा है और सारवंतर दिया रहा है तो हम कोई भी एपी बता सकते हैं। एपी का व्यापक रूप ये होता है, इसको ध्यान रखना। एक चीज़ और नोट में ध्यान रखना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो सारवंतर होता है, सारवंतर डी, वो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हुई। अब देखें, कोई एपी दी हुई हो तो उसका हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। देखें कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अभी देखो मैं फार्मूला रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ बहुत आसान मेथड से। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो एक एपी निकाला, एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं, 2 5 11 14 8 11 14, कितना कितना जोड़ो, 3 3, तो 14 में 3 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में 3 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, और 20 में 3 जोड़ोगे 23 हो जाएगा, और 23 में 3 जोड़ोगे 26 हो जाएगा, 26 में 3 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 29। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर जो ये होता है, इसको हम पहला पद को A1 से भी बताते हैं, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9, A10 इस तरीके से भी बताते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि ये छठवां पद क्या होगा, मतलब छठवां पद क्या होगा किसी समांतर श्रेणी का, अगर मान लो प्रथम पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है ऐसे, और सारवंतर डी पता रहे कितना, 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, डी पता हो गया। ठीक है, और हमें कैसा कितना पद चाहिए, छठवां पद चाहिए। कौन सा पद, छठवां पद। छठवां पद क्या होगा, इसको देखने के लिए देखो क्या करेंगे हम, एक फार्मूला होता है, या फार्मूला कहें या ऐसे कह सकते हैं। छठवां पद ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, a + 5d, a + 5d, मतलब छठवां पद चाहिए तो a + 5d कर दो। तो a देखो कितना है, 2 और 5, और d कितना है 3, तो 2 + कितना, 5 3 15, और 15 2 17, 17 आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक हो, 17 आया कि नहीं आया, देखो छठवां पद 17 आ गया। तो एक तो ये तरीका है, ऐसे बता दो। ठीक, मतलब जितना पद चाहिए उसका ए तो रहेगा, उससे एक कम और डी लिख दो, वो आ जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए फार्मूला लगाएंगे, जैसे
फार्मूला यह था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ए एन क्या है, जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ ए एन यनवा पद निकालने का यनवा पद हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या, या मतलब जैसे कितना कौन सा पद चाहिए ये चीज़ें बताएगा। और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सार्व अंतर, ठीक, सार्व अंतर। अब देखो, अगर आपको यहीं से मैंने इस तरह के डायरेक्ट बता दिया था, अभी मान लो छठवां पद चाहिए तो एन की जगह पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ देखिए, देखें इस श्रेणी में प्रथम पद कितना है, ए बराबर 2, डी बराबर 5 में से 2 घटाएंगे अर्थात 3, तो डी बराबर कितना है, 3 है, ठीक। कौन सा पद चाहिए, छठवां पद चाहिए, तो एन बराबर 6 हो गया, एन बराबर 6 हो गया। तो देखो अब फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। तो देखें, ए प्रथम पद 2 प्लस एनवा पद 6 माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 गुणे 3 और बराबर 2 और प्लस 5 दिया 15 बराबर 17। तो ए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए छठवां पद 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर छठवां पद देखो, ए छठवां पद ए से ए 6 कितना आया, 17 तो दिया हुआ था, तो 17 यहाँ एक नहीं आया। तो इस तरीके से ये फार्मूला है यनवा पद ज्ञात करने का, कि कोई श्रेणी में अगर प्रथम पद ज्ञात है, सार्वंतर ज्ञात है और कौन सा पद चाहिए, तो इसको हम इस फार्मूले की मदद से बता सकते हैं। तो ये फार्मूला ध्यान रखना है, फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम प्रश्नावली 5.1 बताएंगे, उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में होगा उसको भी हम बताते चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये सब सारी चीज़ें हुई, अगर आपका मन कहे तो पढ़ सकते हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखवाया कि ये धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, यही चीज़ें हैं। व्यापक रूप हमने लिखवाया यहाँ पर, तो व्यापक रूप ये होता है, ध्यान रखेंगे, 1 नंबर में पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो आ जाते हैं हम यहाँ पर 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व पर आते हैं। देखो लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, एपी है और क्यों है। तो जैसा जैसा ये कंडीशन दिया है वैसे वैसे हम लोग बनाएंगे और उस हिसाब से उसके बाद फिर सार्वंतर निकाल के चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 मीटर है। तो देखें यहाँ पर मान लो ये जैसे रोड है, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये रोड है, मान लो ये ए से लेके बी तक पहुंचना है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए जैसे ए से सी तक ये प्रथम 1 किलोमीटर, डी 2, ई एफ ऐसे है, ठीक है, ये रोड है। ये जो दूरी हमने बताया है ये 1-1 किलोमीटर है, ध्यान समझना। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर किराया कितना है बच्चों, 15 रुपया, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए पहला किलोमीटर का किराया 15 और इसके बाद जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर 15 + 8 हो जाएगा, ठीक, 8 रुपया जुड़ जाएगा। फिर ये जब आगे जाएगा तो फिर ये जुड़ जाएगा, तो अब देखो 15 और 8 हो जाएगा 23 और 23 में 8 जोड़ेंगे फिर यहाँ पर, इसके बाद फिर ये आगे जाएगा तो फिर 8 रुपया बढ़ेगा, मतलब ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमें एक ऐसे बाकायदे तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर का किराया
प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया, ऐसे 15 रुपया। द्वितीय किलोमीटर का किराया ऐसे। तो इसमें 15 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23। तो कितना हो जाएगा 23 हो गया। इसी प्रकार से तृतीय किलोमीटर का किराया बराबर 23 में 8 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 3 11 और ये 3 हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें श्रेणी प्राप्त हो रही है तो इसको हम लिखेंगे, अतः श्रेणी 15 23 31 और डॉट 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 ऐसे और प्राप्त होगा। लेकिन ज़्यादा और 3 ही पद ज्ञात कर लेना, बहुत ज़्यादा ज्ञात मत कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहीं से ही पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी पता करने के लिए हमें सार्वंतर ज्ञात करना होता है। तो सार्वंतर ज्ञात करें तो लिखेंगे सार्वंतर D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 पहला पद, A1 A2, तो A2 ये है 23 माइनस 15। तो 23 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो D1 कितना आ गया, 8 आ गया। चलें, सार्वंतर D2 देखो, D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 कितना है, A3 है 31 माइनस हो जाएगा 23, और 31 माइनस 23 भी आएगा 8 ही आएगा। ठीक, तो इस तरीके से सार्वंतर समान है। तो लिखेंगे चूँकि ऐसे सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, बस ऐसे ही कर देना होगा बस। अगला देखें, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये दिया हुआ है, ये सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर। ठीक है, तो किसी बेलन में उपस्थित, मान लो ये कोई बेलन है, ऐसे। ठीक है, इसमें उपस्थित हवा को निकालने के लिए यहाँ पर मान लो कुछ युक्ति लगी हुई है। तो इसमें कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, तो हम मानेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर 1 है। मान लेते हैं इसमें 1 हवा है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को 1/4 बाहर निकाल देता है। तो 1/4 यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार में निकाला गया हवा, एक बार में निकाला गया हवा कितना हो जाएगा, निकाला गया हवा बराबर 1/4। तो जब मान लो पहली बार में निकाला गया, ठीक है, पहले कितना था, 1 था, मतलब यहाँ प्रथम पद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहली बार में जब हवा निकाल देगा तो हवा फिर बचेगा कितना, तो 1 था, इसमें से 1/4 निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो देखें, लिखेंगे बचा हवा, निकाला गया हवा तथा बचा हवा, ये A2 हो जाएगा। तो देखें, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो यहाँ देखो बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 4 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, और 4 इसके साथ गुणा होगा, 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ पर कितना, A2 कितना हो गया, ये हो गया 3/4 बचा रहेगा। अब फिर 3/4 जो बचा हुआ है, इसका अब की बार जब हवा निकालेगा तो इसका फिर चौथाई भाग निकाल जाएगा।
तो देखें, तो फिर लिखेंगे द्वितीय बार बचा हुआ निकाला गया हवा, द्वितीय बार निकाला गया हवा, तो कितना हो जाएगा, 3/4 बचा हुआ है और इसका 1/4 निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, 3/16, अर्थात 3/16 निकालना होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहीं पर मैं करा दे रहा हूँ, लिखेंगे बचा हुआ हवा ये हो जाएगा A3, तो कितना हो जाएगा, 3/4 था, उसमें से 3/16 घटाएंगे, तो 3/16 घटाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 4 और 16 के एलसीएम 16, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4 × 16, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 4 से गुणा, -3 × 1 हो जाएगा, तो 3 × 12 और -3 और बटे 16 हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, ठीक। तो ये 9/16 हवा अब की बार 9/16 हवा बचा रह जाएगा, ठीक है, इतना। तो इस तरीके से जो श्रेणी प्राप्त हो रही है, तो हम लिखेंगे अतः इस तरीके से प्राप्त श्रेणी, इस तरह से प्राप्त श्रेणी कितनी हो जाएगी, पहले 1, फिर 3, 4, फिर 9,9/16, ऐसे 3/4 9/16 सॉरी, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखें ये AP में है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, सार्वंतर, तो लिखेंगे सार्वंतर D1 बराबर A2 - A1, तो A2 कितना है, 3/4 -1, ठीक। यहाँ पर देखो बटे 1 लिख सकते हैं, और 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, तो 3 - 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा -1/4, तो D1 बराबर इतना आ गया, -1/4। D2 ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे सारवंतर D2 बराबर कितना हो जाएगा, A3 - A1, A3 - A2, A3 कितना है 9/16 -A2 3/4 हो जाएगा। तो देखें 16 और 4 के एलसीएम 16 ही हो जाएगा, यहाँ पर 9 × 1 -4 × 16, तो 3 ऐसे हो जाएगा, तो 9 - 12/16 हो जाएगा। इस तरीके से जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3/16 हो जाएगा, तो D2 इतना आ गया, ठीक, D2 इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर D1 और D2 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, सारवंतर नहीं समान नहीं है, तो इसलिए ये AP नहीं होगा, ठीक है, बस। इसके बाद तीसरा देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो देखें कैसा हो जाएगा, तीसरा है देखें, मान लो ये कुआं खोदा गया ऊपर से, फिर ये खोदा गया यहाँ तक, फिर ये खोदा गया, फिर ऐसे ऐसे ये खोदा जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 1 मीटर पहले खोदा गया तो कितना रुपया, 150 रुपया लगा। फिर इसके आगे जब बढ़ेगा तो ये 150 में 50 रुपया और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर इधर जब आ जाएगा तो 200 में 50 रुपया जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। इस तरीके से ये जुड़ता चला जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत बराबर हो जाएगा ₹150।
द्वितीय मीटर की लागत 150 में 50 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक, तो ये 200 हो गया। ठीक, तृतीय मीटर की लागत, तो 200 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्राप्त श्रेणी, तो हम लिखेंगे अतः प्राप्त श्रेणी कितना हो जाएगा, 150, 200, 250 ऐसे डॉट डॉट। प्रथम पद हो जाएगा यहाँ पर सार्वंतर ही तो ज्ञात करना हो, तभी तो हमें पता चलेगा। तो लिखेंगे सार्वंतर D1, तो 200 माइनस हो जाएगा 150, तो ये हो गया 50। ठीक, फिर देखिए D2 ज्ञात करने के लिए यहीं पे लिख लेंगे सार्वंतर D2 बराबर हो जाएगा क्या, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 250 माइनस 200 अर्थात 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर D1 भी सेम है और D2 भी सेम है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है। ठीक, बस ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसमें देखें, यह है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, तो देखें इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यह है चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा है। तो दिया है प्रिंसिपल मनी अर्थात मूलधन जो दिया है वो 10,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ रेट 8% और टाइम जो है वो 1 ईयर का है। तो देखो पहले वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे, पहले वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा तो निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रथम वर्ष का ब्याज। तो देखिए प्रथम वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट निकालो P इंटू R इंटू T ओवर 100 हो जाएगा। तो P कितना है, 10,000, 8, 1 और ऐसे हो जाएगा, ये कटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 इस तरीके से। तो पहले जो मूलधन था वो कितना था, 10,000। 10,000 से अब की बार जो मूलधन जुड़ेगा A बराबर कितना हो जाएगा, P प्लस SI। तो P कितना है, 10,000 और 800, तो कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें पहला कितना था 10,000 और दूसरे वर्ष का जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा 10,800। ठीक है, ये दूसरे वर्ष का मूलधन है। अभी तीसरे वर्ष के लिए यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपकी मूलधन ये हो जाएगा, मूलधन 10,800 हो जाएगा। ठीक है, और रेट वही रहेगा 8% और टाइम 1 रहेगा। ठीक है, ये तब कितना हो जाएगा ब्याज, SI बराबर P इंटू R इंटू T ओवर T हो जाएगा 100। तो P कितना हो जाएगा 10,000 और R कितना हो जाएगा 8 और टाइम हो जाएगा 1 ओवर 100। ये 10,000 नहीं होगा भाई, 10,800 होगा आपकी बार। तो ये जीरो कट जाएगा, तो 8 8 64 और ये हो जाएगा 864। तो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन।
तो तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन कितना हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एस आई। तो पी कितना है आपकी बार, पी ये लिया जाएगा 10,800 और इसमें 864 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 6 8 8 8 8 8 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 11,664 हो जाएगा। ठीक है, 11,664। इस तरीके से अतः मिश्र धन की प्राप्त श्रेणी कितना हो जाएगा, पहले देखो 10,000 था, फिर 10,800, फिर 11,664, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या यहाँ पर इसको ज्ञात करेंगे, लिखेंगे सार्वंतर D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना हो गया 10,800 माइनस 10,000 हो गया ऐसे, तो कितना यहाँ पर बचेगा 800। उसके बाद D2 निकालो, सार्वंतर D2 A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो A3 11,664 और माइनस 10,800 हो जाएगा। इस तरह घटाएंगे 4 6 और 8 8 16 हो जाएगा, 864 हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, सार्वंतर समान नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। बस, इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में देखने को मिलेगा।